चले E2 मैकेनिज्म की रिजियोकेमिस्ट्री देखते हैं। पहले हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ये रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव क्यों है। बाईं तरफ एल्काइल हैलाइड है और ये ताकतवर बेस है, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम प्लस और एथॉक्साइड माइनस। क्योंकि ये ताकतवर बेस है तो यहाँ E2 मैकेनिज्म होगा। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन्स हैं, ये बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ये बेस किसी बीटा कार्बन से प्रोटॉन ले लेगी। तो पहले बीटा 1 के बारे में सोचते हैं। यहाँ मैं एक प्रोटॉन बना देती हूँ। एथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैं एथॉक्साइड एनाइन बना देती हूँ। एथॉक्साइड एनाइन ये वाला प्रोटॉन ले लेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। उसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ब्रोमीन पर आ जाएंगे। तो चले अपने प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। अगर हम बीटा 1 से प्रोटॉन ले रहे हैं तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये गुलाबी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए ताकि डबल बॉन्ड बना सकें। अगर हम बीटा 2 से प्रोटॉन लेते हैं ना तो तब भी यही होता है, हमें यही एल्कीन मिलती है। तो अब हम बीटा 3 कार्बन से प्रोटॉन लेकर देखते हैं कि फिर क्या होगा। तो ये हमारा प्रोटॉन है और यहाँ एथॉक्साइड है अपने इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर के साथ और -1 फॉर्मल चार्ज के साथ। तो ये प्रोटॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर लीविंग ग्रुप के पास चले जाएंगे ताकि ब्रोमाइड एनाइन बन जाए। तो जो एल्कीन बनेगी वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। तो ये वाले गुलाबी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए ताकि डबल बॉन्ड बना सकें। तो जनाब इस रिएक्शन के ये दो प्रोडक्ट्स होंगे। हमें पता चलता है कि दाएं तरफ वाला आइसोमर मेजर प्रोडक्ट है और बाएं तरफ वाला माइनर प्रोडक्ट है। हम यहाँ रिजियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम इस इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बनता है। इसको रिजियो सिलेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि एक आइसोमर को इसमें दूसरे के मुकाबले ज्यादा फोकियत दी जाती है। अब देखते हैं कि ऐसा है क्यों। तो ये दाएं जाने वाली एल्कीन ज्यादा मुस्तहकम है क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जबकि बाएं जाने वाले के पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये और ये। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना इतनी ही ज्यादा ये मुस्तहकम होती है। तो इसको हम Z7 प्रोडक्ट कहते हैं। तो यही वजह है कि ये रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। सोडियम एथॉक्साइड इस्तेमाल करके ये एल्कीन ज्यादा बनती है। अब हम इस रिएक्शन को मुख्तलिफ बेस का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। इस बार हम पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड की बात करेंगे। पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ये एक ऐसी बेस है जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये इस पिछली ड्राइंग में ही थोड़ी सी तब्दीली करके ना इसे टर्ड ब्यूटॉक्साइड बना लेती हूँ। तो अब अगर ये बीटा 1 या बीटा 2 से प्रोटॉन लेगा तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा और जब ये बीटा 3 से प्रोटॉन लेगा तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा। लेकिन इस बार ध्यान रहे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एक माइनर प्रोडक्ट है। तो इस बात का जवाब हमें ये सोचकर पता चलता है कि पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड को स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रुकावट का सामना करना पड़ा है। तो बाएं तरफ ये भारी भारी मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो अगर हम इसके साथ ही बीटा 1 और बीटा 2 से प्रोटॉन लेते हैं तो हमारी बेस यहाँ रास्ते में हाइल नहीं होती। ये वाले ग्रुप्स यहाँ पीछे चले जाते हैं, कोई रुकावट नहीं बनते। तो इन दोनों में से प्रोटॉन लेना कदरे आसान है बनिस्बत बीटा 3 के, क्योंकि जब हम दाएं तरफ जाते हैं बीटा 3 की तरफ तो हमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है।
इसलिए यहाँ से प्रोटॉन लेना कतरे मुश्किल है। यही वजह है कि जब आप पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड जैसी बेस के साथ काम करते हैं जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट के तौर पर सामने आता है। तो इस सूरत हाल में एक कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। इसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ जो अहम बात है वो ये है कि आपको E2 रिएक्शन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके पास कौन सी बेस है। अगर बेस ताकतवर और छोटी है तो मेजर प्रोडक्ट Z प्रोडक्ट होगा, यानी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। और अगर बेस भारी है या बल्कि है और स्टेरिकली हिंडर्ड है तो हॉफमैन प्रोडक्ट या कम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा।